तो लीजिए, आखिरकार हम इतिहास के सफर के अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गए। जी, एक लंबा सफर रहा है। और मुझे पता है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि कई सुनने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है। हाँ, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सब जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के फाइनल लैप में है, सिलेबस खत्म होने वाला है, एक अजीब सी फीलिंग होती है ना। हाँ, थोड़ी राहत और थोड़ा डर, दोनों एक साथ। देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगी, बस एक दोस्त की तरह कह रही हूँ, इस प्रेशर को हावी मत होने देना। सही बात है। ये जो थोड़ी घबराहट हो रही है ना, ये इस बात का सबूत है कि आपने साल भर मेहनत की है, कि आपको फिक्र है। तो बस खुद पर भरोसा रखिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। और हाँ, ये सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मजेदार और काम के टॉपिक लाते रहेंगे, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी। विधान, आखिर ये बना कैसे? कैसे एक बिखरते हुए देश को एक किताब ने जोड़कर रख दिया? आज की हमारी ये पूरी बातचीत एनसीईआरटी के इतिहास के अध्याय 15 पर आधारित है। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि कैसे बना, क्योंकि आज हम संविधान को एक मजबूत दस्तावेज के तौर पर देखते हैं, लेकिन जिस वक्त ये बन रहा था बिल्कुल। उस वक्त का माहौल बिल्कुल अलग था। कैसा था माहौल? जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। देश का अभी अभी बंटवारा हुआ है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, नफरत का माहौल है, लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, और इन सब के बीच आपको एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना है जो करोड़ों लोगों को, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उन्हें एक साथ लेकर चल सके। ये सिर्फ कानून बनाने का काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था। बिल्कुल। इतने बड़े तूफान के बीच एक नया जहाज बनाने जैसा। तो जब हालात इतने मुश्किल थे, तो शुरुआत कहाँ से की गई? किसी भी बड़े काम के लिए एक विजन, एक सपना चाहिए होता है। संविधान सभा के सामने वो सपना क्या था? मैंने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ा है। सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लगता है, पर ये था क्या असल में? आपका सवाल ही इसकी अहमियत बताता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने रखा, और ये दरअसल हमारे संविधान का घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र? हाँ, एक तरह का वादा था जो वो आजाद भारत के लोगों से कर रहे थे। इसमें कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। एक मिनट, यहाँ संप्रभु का क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। संप्रभु का सीधा सा मतलब था, अब भारत अपने फैसले खुद लेगा। अच्छा। किसी बाहरी ताकत यानी अंग्रेजों का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। हम अपने घर के मालिक खुद होंगे। समझ गई। इस प्रस्ताव में आगे कहा गया कि देश के सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उन्हें अपने विचार रखने की, अपना धर्म मानने की पूरी आजादी होगी। सबको बराबरी का हक मिलेगा। तो मतलब ये एक रोड मैप बन गया? बिल्कुल। ये प्रस्ताव एक तरह से वो गाइडिंग लाइट बन गया, जिसने आगे होने वाली हर बहस को रास्ता दिखाया। ये तय हो गया कि हमें पहुंचना कहाँ है। यानी ये एक तरह का मंजिल तय करने वाला नक्शा था। लेकिन नक्शा चाहे कितना भी साफ हो, रास्ता तो पहाड़ों और खाइयों से भरा था। बहुत ज्यादा। जब मैं उन चुनौतियों के बारे में सोचती हूँ, दंगे, रियासतें, गरीबी, तो मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की। क्या कोई एक चुनौती थी जिसे उन्होंने सबसे पहले निपटाने का फैसला किया, या सब कुछ एक साथ चल रहा था? सब कुछ एक साथ ही चल रहा था, और यही इस काम को और मुश्किल बना रहा था। अच्छा। अगर हम सबसे बड़ी चुनौतियों की गिनती करें, तो पहली थी राजनीतिक एकीकरण। रियासतों वाली समस्या। जी। भारत में उस वक्त 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जिनके राजाओं को यह आज़ादी दी गई थी कि वो चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या आज़ाद रहें। इन्हें भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। दूसरी और शायद सबसे दर्दनाक चुनौती थी बंटवारे के दंगे। लाखों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा बेघर हुए। इसने समाज में भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था। और ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। लाखों लोग जो कल तक अपने घरों में थे, आज वो शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर थे। बिल्कुल। और यही हमारी तीसरी बड़ी चुनौती से जुड़ा है, विस्थापितों की समस्या। उन लाखों शरणार्थियों के रहने, खाने और रोजगार का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और पैसे भी नहीं थे। वही चौथी चुनौती थी, खाली खजाना। अंग्रेजों ने देश को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हालत में छोड़ा था, तो इन चारों तरफ की आग के बीच संविधान बनाया जा रहा था। वाकई ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है। इतने मुश्किल हालात में
कौन थे वो लोग जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई कि इस बिखरते हुए देश को एक धागे में पिरो सकें? संविधान सभा की शक्ल सूरत कैसी थी? मैंने पढ़ा है कि मुस्लिम लीग ने तो शुरू में इसका बहिष्कार कर दिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि सभा में सिर्फ एक ही तरह की आवाज थी? ये एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था। और हाँ, मुस्लिम लीग के बहिष्कार की वजह से शुरुआती बैठकों में लगभग 82% सदस्य कांग्रेस के ही थे। तो फिर तो बहस की गुंजाइश कम रही होगी। ऐसा लगता है, पर ऐसा था नहीं। कांग्रेस उस समय कोई एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी। वो एक छाते की तरह थी, जिसके नीचे समाजवादी, पूंजीवादी, परंपरावादी हर तरह के लोग थे। तो बहसें खूब होती थीं। अच्छा, तो मुख्य चेहरे कौन थे? अगर हम सबसे प्रभावशाली आवाजों की बात करें तो 6 लोगों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। 3 कांग्रेस के स्तंभ थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और पटेल, जिनका काम रियासतों को एक साथ लाना था, उनका तो यहाँ भी एक मजबूत भारत बनाने में बहुत अहम रोल रहा होगा। बिल्कुल, वो एक मजबूत केंद्र के सबसे बड़े पैरोकार थे। हम इस पर आगे बात करेंगे। फिर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। हाँ, वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय संविधान की आत्मा बने। और इनके अलावा? उनके अलावा 2 बेहतरीन कानूनी दिमाग थे। गुजरात से KM मुंशी और मद्रास से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इन्हें प्रशासनिक मदद भी मिली होगी। हाँ, इन 6 लोगों की मदद के लिए 2 शानदार प्रशासनिक अधिकारी भी थे। BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे और दुनिया भर के संविधानों का गहरा ज्ञान रखते थे, और SN मुखर्जी, जिन्हें मुश्किल से मुश्किल प्रस्तावों को साफ और सरल कानूनी भाषा में लिखने में महारत हासिल थी। ये तो साफ है कि ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरी टीम का काम था। और जब इतने सारे तेज दिमाग एक साथ बैठते हैं तो विचारों का टकराना तो लाजमी है। बिल्कुल। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये बहसों, असहमतियों और फिर समझौतों का एक लंबा सिलसिला रहा होगा। चलिए कुछ सबसे बड़ी बहसों में गोता लगाते हैं। जी। सबसे पहला और आज भी प्रासंगिक मुद्दा, केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा। किसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, दिल्ली को या राज्यों की राजधानियों को? ये उस समय की सबसे बुनियादी बहसों में से एक थी। एक तरफ कुछ लोग थे जो गांधी जी की विचारधारा को मानते थे और चाहते थे कि असली ताकत गांवों और राज्यों के पास हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसके पीछे उनका तर्क साफ था। अगर देश को और टूटने से बचाना है, अगर दंगों को रोकना है और आर्थिक विकास करना है, तो एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है, जो कड़े फैसले ले सके। लेकिन क्या किसी को ये डर नहीं लगा कि एक बहुत ज्यादा मजबूत केंद्र सरकार कहीं राज्यों की आवाज न दबा दे या भविष्य में तानाशाही की तरफ न बढ़ जाए? ये चिंता भी थी। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, जो आज भी हमारी व्यवस्था की नींव है। 3 सूचियां? बिल्कुल। शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। इसे ऐसे समझिए जैसे घर चलाने के लिए नियम बनाना। कुछ फैसले सिर्फ केंद्र सरकार लेगी, जैसे देश की रक्षा या विदेशी मामले। ये हो गई केंद्रीय सूची। कुछ फैसले सिर्फ राज्य सरकारें लेंगी, जैसे पुलिस या खेती। ये हुई राज्य सूची। और तीसरी? और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे, जैसे शिक्षा या जंगल। ये हो गई समवर्ती सूची। इस तरह संतुलन बनाने की कोशिश की गई। शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन देश को जोड़ने के लिए सिर्फ राजनीतिक ढांचा काफी नहीं था। एक और बड़ा सवाल था पहचान का, और वो जुड़ा था भाषा से। ओ हाँ, इस पर तो जबरदस्त टकराव हुआ होगा। ये आज भी कितना संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। भाषा के सवाल पर संविधान सभा में सबसे ज्यादा भावनात्मक और तीखी बहसें हुईं। अच्छा? कई सदस्य, खासकर उत्तर भारत से आए RV धुलेकर जैसे नेता, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने तो एक बार यहां तक कह दिया कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते, उन्हें इस सभा में रहने का कोई हक नहीं है। 1 मिनट, ये तो बहुत सख्त बयान है। मतलब वो कह रहे थे कि अगर आप हिंदी नहीं बोलते तो आप इस देश का भविष्य तय करने के लायक ही नहीं हैं। जी बिल्कुल। इससे तो सभा में माहौल काफी गर्म हो गया होगा। बहुत ज्यादा। दक्षिण भारत के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका डर था कि अगर हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो उनकी अपनी समृद्ध भाषाएं और संस्कृतियां दूसरे दर्जे की हो जाएंगी। और नौकरियों का भी सवाल रहा होगा। बिल्कुल।
सरकारी नौकरियों से लेकर राजनीति तक हर जगह हिंदी बोलने वालों का दबदबा हो जाएगा। महीनों तक बहस चलती रही। तो समाधान क्या निकला? आखिर में एक समझौता हुआ। तय किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अच्छा, राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। साथ ही ये भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल भी जारी रहेगा और राज्य अपनी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आजाद होंगे। यानी फिर से एक बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि किसी को ये न लगे कि उसकी पहचान छीनी जा रही है। जी, ये बहुत जरूरी था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद इन सबसे ज्यादा मुश्किल और भावनात्मक था। एक ऐसे देश में जहां इतनी विविधता हो, वहां अल्पसंख्यकों और सदियों से दबे कुचले समुदायों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए? ये संविधान निर्माण का सबसे नैतिक सवाल था। इसमें सबसे पहले पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा उठा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। हाँ, जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को और सिख सिर्फ सिख उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। कई मुस्लिम नेता इसे बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इसका विरोध हुआ। पुरजोर विरोध हुआ। गोविंद वल्लभ पंत ने साफ कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए बहुसंख्यकों से काट देगा, उन्हें एक अलग थलग समूह बना देगा। और सरदार पटेल ने भी कुछ कहा था। सरदार पटेल ने तो इसे एक जहर बताया, जिसने देश की राजनीति में घुसकर आखिरकार देश का बंटवारा करा दिया। लेकिन क्या इसे सिर्फ इसलिए खारिज किया गया क्योंकि ये देश को बांट रहा था, या इसके पीछे कोई और डर भी था? जैसे क्या नेताओं को लगता था कि अगर ये व्यवस्था रही तो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हमेशा सिर्फ अपने समुदाय के मुद्दों तक ही सीमित रह जाएंगे? बिल्कुल यही डर था। तर्क ये था कि एक सच्ची लोकतंत्र में एक नेता को सभी समुदायों का वोट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी वो सबका नेता बन पाएगा। सही बात है। पृथक निर्वाचिका इस संभावना को ही खत्म कर देती, इसलिए इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कुछ तो किया गया होगा। हाँ, उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के मौलिक अधिकार दिए गए। और दलितों के अधिकारों का क्या हुआ, जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी? उनकी सबसे मजबूत आवाज थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसे बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। और आरक्षण पर? उस पर तो बहस हुई लोगी। हाँ, असली बहस आरक्षण पर हुई। एनजी रंगा जैसे कुछ नेताओं का मानना था कि असली अल्पसंख्यक तो गरीब और दबे कुचले लोग हैं, इसलिए अधिकारों का आधार आर्थिक होना चाहिए, जाति नहीं। लेकिन ये माना नहीं गया। नहीं। लंबी बहस के बाद ये तय हुआ कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाना जरूरी है। इसलिए दलित जातियों के लिए विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित की गईं। और मंदिरों में प्रवेश का भी मुद्दा था। जी, साथ ही ये भी तय हुआ कि हिंदू मंदिर सभी जातियों के लिए खोले जाएंगे। तो इन तमाम बहसों, झगड़ों और समझौतों के बाद जो दस्तावेज आखिरकार तैयार हुआ, हमारा संविधान, उसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो उसे खास बनाती हैं? इन सब मंथन का नतीजा एक ऐसा दस्तावेज था जिस पर आज भी हम गर्व कर सकते हैं। पहली बात, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये तो है। दूसरी, ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। तीसरी, इसने संसदीय प्रणाली को अपनाया जो हमने ब्रिटेन से ली। चौथी, एक पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई जो सरकार पर भी नजर रख सकती है। और पांचवी, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट। ये उस देश में किया गया जहां आधी से ज्यादा आबादी गरीब और अनपढ़ थी। दुनिया को तो लगा होगा कि ये प्रयोग फेल हो जाएगा। बिल्कुल, ज्यादातर पश्चिमी देशों को यही लगा, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का अपने लोगों पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, देश का भविष्य तय करने में बराबर का हकदार है। और मौलिक अधिकार भी दिए गए। जी, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। अच्छा, ये सुनना भी गर्व से भर देता है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि भारतीय संविधान सिर्फ वकीलों द्वारा लिखा गया कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन उम्मीदों, बहसों, डर और समझौतों का एक जिंदा प्रतीक है जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। और इस नींव को रखने में जो मेहनत और समय लगा वो भी असाधारण था।
पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हाँ, इस दौरान 11 सत्र हुए जिनमें 165 दिन बैठकें चलीं। बिल्कुल। और मैं सभी सुनने वालों के लिए आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जी जरूर। संविधान सभा ने आज से 75 साल से भी पहले के भारत की चुनौतियों को देखकर एक ढांचा तैयार किया। लेकिन अगर हम आज देखें तो भाषा का सवाल, केंद्र राज्य के रिश्ते, अल्पसंख्यक अधिकार, ये मुद्दे आज भी हमारी राजनीति और समाज में जिंदा हैं और शायद पहले से ज्यादा जटिल हो गए हैं। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि एक जीवंत दस्तावेज होने के नाते हमारा संविधान अपने मूल सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर कायम रहते हुए इस नए दौर की नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे ढाल सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।